नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वेब ट्रांसलेशन के ऊपर बात करेंगे। वेब ट्रांसलेशन की फील्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज आपको ये हर जगह पे दिखाई पड़ती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल आप सबके लिए उन्नतिशील हो और आप हर चीज़ में अपने हर मकसद में कामयाब हों। तो इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसलेशन, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, स्क्रिप्ट और फिल्म राइटिंग का कैसे किया जाता है, क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं इसमें तो ध्यान रखने वाली। इसके अलावा वेब ट्रांसलेशन के ऊपर तो ज़रूर बात करेंगे, ये तो मेरा मेन टॉपिक ही है। इसका इस्तेमाल, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसमें चैलेंजेस कौन कौन से हैं। फिर ट्रांसलेशन एडवांसमेंट, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, इसके अलावा मशीन ट्रांसलेशन का क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, और इसके अलावा कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन है, उसका जो है ट्रांसलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और हम ट्रांसलेटर्स की लाइफ में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू बात करेंगे ड्रामा ट्रांसलेशन के बारे में। ड्रामा का ट्रांसलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फील्ड है लिटरेरी ट्रांसलेटर्स का। ड्रामा ट्रांसलेशन के लिए उसको जो है ट्रांसलेटर को उस ड्रामा का परफॉर्मेंस फैक्टर जो है पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। इसमें खाली लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की ही आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इसके अलावा जो इसको ट्रांसलेट कर रहा है उसको एक सेंस ऑफ थिएटर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि थिएटर के अंदर किस डायलॉग का और किस ट्रांसलेशन का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ऑडियंस को ध्यान रखते हुए, तो उसके ऊपर जो है नॉलेज होना, थिएटर का नॉलेज थोड़ा-सा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अंदर जब टारगेट लैंग्वेज होता है उसका एक्सेप्टेबिलिटी कि क्या बोलने से एक्सेप्ट होगा पब्लिक के बीच में, इसके अलावा उसको किस तरह से जो है इस बोलना है और इसका एडैप्टेबिलिटी क्या होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी होना ज़रूरी होता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होता है। बहुत सारे कॉमिक सीन्स होते हैं और ह्यूमर जो होते हैं उनको ट्रांसलेट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा पर्सनल नाम होते हैं, हर कंट्री में हर जगह पे अलग-अलग नाम में होते हैं। जैसे कि आप यूएस और दूसरी कंट्रीज़ में देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो उनके नाम आपको जो है पीटर, हैरोल्ड, इस तरह से अलग-अलग टाइप के, साइमंड, ऐसे-ऐसे नाम मिलेंगे आपको, जो कि आपके जो ऑडियंस लोकल होगा, हमारे सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो नाम होंगे वो सब अलग होते हैं। तो आपको ये नाम भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करने की ज़रूरत पड़े। तो ये सब चीज़ें आपको ड्रामा के ट्रांसलेशन में आती हैं। अभी हम बात करेंगे ड्रामा का जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर मेन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात हो गई पोटेंशियल ऑडियंस। आप जिस ड्रामा को, जिस प्ले का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जिस मूवी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जिस क्लिप का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उसको आप जो है कौन सी ऑडियंस है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। ये ऑडियंस आपकी हो सकती है एग्जाम्पल के लिए कि स्लम डेलिंग ऑडियंस है, रूरल ऑडियंस है, या फिर अर्बन एरियाज़ के जो एलीट लोग हैं वो आपकी ऑडियंस हैं, जो मेट्रो सिटीज़ वगैरह में रहते हैं। तो इनके सब के लिए आप जो भी ट्रांसलेशन करेंगे और जो डायलॉग्स और जिस तरह से उसको प्ले बनाएंगे, तो वो तीनों जगह पे ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए वो अलग अलग हो सकते हैं। और इसी के ऊपर ही जो थिएट्रिकल जो है कन्वेंशंस होते हैं कि किस किस चीज़ को हमें अडॉप्ट करना है थिएटर के अंदर ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, ये आपका जो है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप एक मराठी ऑडियंस जैसे कोई है, तो वो मराठी थिएटर के हिसाब से जो कन्वेंशंस उसके हैं उसको फॉलो करके आपको उस तरह से आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको जो ऑडियंस है जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाहिए चाहते हैं, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके हिसाब से आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा अगर आप अपने आप को एक अच्छा जो है कोई चीज़ अच्छा शो देना चाहते हैं और पब्लिक के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं।
तो ये बहुत ही ज़रूरी है ड्रामा ट्रांसलेशन। इसके अलावा कल्चरल सिंबल्स, बहुत सारे कल्चरल सिंबल्स भी होते हैं, हर एक कल्चर के अलग-अलग, तो उसके अंदर उसको भी आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम लें, तो क्रिश्चियनिटी में आप देखेंगे उनकी जब वेडिंग वगैरह शादी-ब्याह होता है, तो उसके अंदर वो एक सिंबल ऑफ प्योरिटी की तरह लेते हैं, सफ़ेद कपड़ों को पहनते हैं शादियों में। लेकिन अगर हम हिंदी कल्चर में लेंगे, हिंदू में, तो हिंदू में जो है वो जो सफ़ेद कपड़े पहनती है उसको क्या बोलते हैं? विडो बोलते हैं। तो उसको शुभ नहीं माना जाता है। तो फिर ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो इनको सबको आपको जो है ड्रामा आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं, जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उसके अंदर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के आपको उस तरह से ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि कैरेक्टर्स के नेम, प्लेसेस, ये सब आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि जिसके साथ लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। इसके अलावा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जितना भी है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। लैंग्वेज कौन सा यूज करना है, प्लेबिलिटी उसकी क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती हैं। शॉर्ट स्टोरी किस तरह से ट्रांसलेट करना है? शॉर्ट स्टोरी एक जो है प्रोज फिक्शन होती है। अब इसको आप जो है एक सिटिंग में भी जो है पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा जो है सेल्फ कंटेंट एक एक्सीडेंट, इंसिडेंट या सीरीज ऑफ लिंक इंसिडेंट के हिसाब से जो है मूड को जो है किस तरह से कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर बेस्ड भी स्टोरीज हो सकते हैं। स्टोरीज में बहुत सारे जो है लेजेंड्स की स्टोरीज हो सकती हैं, माइथिक टेल्स होते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं लोकली, तो उनके टेल्स हो सकते हैं, फॉल्क टेल्स हो सकते हैं, फेरी टेल्स हो सकते हैं, फेबल्स, एनेक्डोट्स, ये सारे जो है बहुत सारे जो एंशियंट कम्युनिटीज़ में होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इनके सब के ऊपर जो है आपका शॉर्ट स्टोरी हो सकता है, और किसी भी कंट्री का कहीं का भी आप ट्रांसलेट लोकल लैंग्वेज में किसी भी कर सकते हैं। अब शॉर्ट स्टोरीज में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इसमें वर्ड काउंट के ऊपर पता चलता है कि वो स्टोरी कितनी शॉर्ट है और कितनी बड़ी है। जनरली शॉर्ट स्टोरी में 15,000 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टिपिकली जो होता है शॉर्ट स्टोरी वो 1,000 से 4,000 वर्ड तक होता है। अगर 1,000 वर्ड का जो है अगर स्टोरी होगा तो उसको बहुत छोटा स्टोरी बोला जाता है, कभी कभी इसको शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी जो है बोला जाता है, या फिर इसको फ्लैश फिक्शन भी बोला जाता है। तो इसके अंदर आपको कोई भी ट्रांसलेटर है तो उसमें बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। लेक्सिकल सिलेक्शन किस तरह से लैंग्वेज का करना है, और ट्रांसलेटर जो है होता है जो वो टेक्स्ट जितना भी होता है उसको आर्टिस्टिक प्रोसीजर से और कल्चरल जो है स्पेशली जो कल्चर को ध्यान में रखते हुए कल्चरल कंटेक्स्ट को उसके हिसाब से वो वर्ड्स को इंसर्ट करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ओमिट भी करनी पड़ सकती हैं, यानी कि निकालना पड़ सकता है, और सिमेंटिक इक्विवेलेंस होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके स्टोरी को ट्रांसलेट किया जाता है। अगर हम ट्रांसलेट करेंगे किसी फिल्म राइटिंग या स्क्रिप्ट को, तो उसमें स्क्रीन प्ले बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है अगर आप देखें तो, क्योंकि इसको जब क्रिएट करते हैं स्क्रीन प्ले को किसी को, तो वो सफिशिएंट लेंथ और क्वालिटी टारगेट फॉर्मेट को ध्यान में रख के बनाई जाती है। आप अगर वेस्टर्न मूवीज़ को देखेंगे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं वो 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इंडियन मूवी में आप देखेंगे 2 घंटे से ऊपर ही सारी मूवीज़ होती हैं जनरली। तो इस तरह से उसको आपने जो है ट्रांसलेट करना है कि वो उतना टाइम पहली बात तो कवर भी करे, और दूसरी बात इंडियन मूवीज़ में आप देखेंगे कि बहुत सारे उसके साथ सॉन्ग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बीच में डाली जाती हैं, जबकि वेस्टर्न मूवीज़ में आपको सॉन्ग्स जनरली मिलेंगे ही नहीं आपको। तो सब चीज़ों को ध्यान में रख के जिस जगह के लिए आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख करके ही आपको किसी भी स्क्रिप्ट का किस तरह से ट्रांसलेशन करना है उस पर ध्यान देना है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। ट्रांसलेशन में ये चैलेंजेस होते हैं कि डायलॉग्स जितने भी होते हैं वो लोकलाइजेशन होना चाहिए। उसको किस तरह से लोकलाइजेशन करना है, एक डायलॉग किसी चीज़ में किसी दूसरे
लैंग्वेज में, इंग्लिश में मान लीजिए बोला गया है, तो उसको हिंदी में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो उसको किस तरह से बोलेंगे कि आप जो है लोकल पब्लिक के साथ बिल्कुल कनेक्ट करें और लोकल कल्चर के साथ बिल्कुल मीट करें। इसके अलावा बहुत सारे स्लैंग्स होते हैं, ईडियम्स होते हैं, ग्रामर और वोकेबलरी चैलेंजेज होते हैं। ये सब थोड़ा सा जो है इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होती है। स्टेज डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि स्टेज के जो डायरेक्शंस होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारा मेटा डेटा होता है, जो कि फ़िल्म क्रू को पता होता है। उसमें जो डायरेक्शन स्टेज के बारे में कि अभी बैकग्राउंड में ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, वो सब चीज़ें जो आप ट्रांसलेट करके लिखते हैं, उसके ऊपर ही जो फ़िल्म क्रू होती है उसको पूरा काम करना होता है। तो वो डायरेक्शंस भी बहुत अच्छी तरह से और लोकल जो एम्बियंस है, लोकल जो कल्चर है उसको ध्यान में रख के आपको जो है इन सब चीज़ों को बनाना चाहिए। इसके अलावा सबटाइटल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। ट्रांसलेटिंग ए स्क्रीन प्ले को अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सबटाइटल का ट्रांसलेशन जो है काफ़ी लिमिट होता है, इसमें लिमिटेड होता है। और आपको सेंटेंस का जो लेंथ होता है उसके अंदर वरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अप्रोक्सीमेट जो स्क्रीन का टाइम होता है वो जो है ओरिजिनल जो बोल रहा है उसके बीच में आपके सेंटेंस पूरे हो जाने चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो है दिक्कत आती है और ये जनरली जो है आपका सेम बना नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, री राइटिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि आप डायलॉग्स को दोबारा री राइट करें ताकि उसमें नेचुरल व्यू भी आए और साथ में आप उसको सही तरीके से टाइमली आप लेकर पाएँ। अब हम बात करेंगे वेब ट्रांसलेशन की। इसमें इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, स्कोप क्या है और इसके चैलेंजेस क्या हैं। तो वेबसाइट ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जिसमें वेबसाइट की कंटेंट को जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है उससे उसको अडॉप्ट करके, कभी कभी आप वर्ड टू वर्ड भी देखेंगे दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, और कभी कभी आप देखेंगे उसकी अडॉप्ट लोकल लैंग्वेज के साथ अडॉप्ट करके उसको इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। वेबसाइट का जो ट्रांसलेशन का जो कंटेंट होता है वो ऑन साइट स्टैटिक टेक्स्ट से जो है मल्टीमीडिया कंटेंट तक ये है जाता है, जैसे कि इमेजेज वगैरह होते हैं, वीडियोस, पीडीएफ्स होते हैं। इसमें साथ साथ जो है बहुत सारा इनविजिबल मेटा डेटा टेक्स्ट भी होता है, जो कि ओनली सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही पता चलता है, उनको मालूम होता है ओनली। और इसके अलावा डायनेमिकली लोडेड कंटेंट होता है बहुत सारे एप्लीकेशन से, यूजर एक्सपीरियंस नोटिफिकेशंस जैसे कि एरर मैसेजेस, कंफर्मेशन ईमेल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको सब चीज़ों को आपको लोकल लैंग्वेज जो भी टारगेट लैंग्वेज है उसके अंदर ट्रांसलेट करना होता है। इसलिए वेब ट्रांसलेशन बोलते हैं कि ये बहुत ही एक टफ काम है, इतना आसान काम नहीं है। आप एक चीज़ करेंगे तो आप दूसरी चीज़ आप छोड़ देंगे। इसमें साथ में साथ जो है कस्टमर्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको एक्चुअल में उसके लैंग्वेज का एक्सपीरियंस प्रॉपर मिलना चाहिए। इसमें बहुत सारी डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन है, बहुत सारे कन्वेंशनल ट्रांसलेशन होते हैं, लोकलाइजेशन, ट्रांसलिट्रेशन, इसके अलावा ट्रांसक्रिएशन। तो ये इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे टाइप के ट्रांसलेशन आते हैं। वेबसाइट लोकलाइजेशन क्या वेबसाइट ट्रांसलेशन के जैसा ही है? तो इसका जवाब होगा नहीं। वेबसाइट लोकलाइजेशन जो है लिंग्विस्टिक वर्ड टू वर्ड कन्वर्जन से जो कन्वेंशनल ट्रांसलेशन होता है उससे जो है कहीं अलग होता है। इसमें ऑनलाइन एक्सपीरियंस एक पैदा करना पड़ता है कि किस तरह से जो है लोकलाइज आप जो है जो लोकलाइजेशन के 5 जो है बहुत ही की एलिमेंट्स होते हैं उनको ध्यान में आपको रखना पड़ता है। सबसे पहला इसमें लैंग्वेज और रिलीजियनिज्म है। लैंग्वेज और रीजनलिज्म, तो रीजन का उस लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज और कैसे जो है उस लैंग्वेज को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में वो सही चीज़ कन्वे होना चाहिए। इसके अलावा उसमें जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं लोकल कम्युनिटी के, उनका जो है वैल्यूज ट्रेडिशन वो जो है उसके अंदर आना चाहिए। इसके अलावा ट्रांजेक्शनल एलिमेंट्स में अगर बात करें तो
आपका जो चीज़ें आप कन्वे कर रहे हो वो करेक्ट कन्वे उसके होना चाहिए, ताकि एक ट्रस्ट का एलिमेंट जो है बिल्डअप हो सके और उसमें कोई चेंजेज ना हो, और पब्लिक को जो चीज़ आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा आप नेविगेशन और डिस्कवरी का जो है होता है कि इसमें किस तरह से आप लैंग्वेज को सेलेक्ट करें कि आप जैसे इंटरेक्शन स्टार्ट करें तो वो सही तरीके से जो है आपकी साइट में ऑथेंटिक वे में जो है पूरा का पूरा कन्वे हो पाए। अभी अगर हम वेबसाइट को किस तरह से ट्रांसलेट करें, तो उसके अंदर देखें तो दो तीन तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है प्रॉक्सी बेस्ड सॉल्यूशन है, दूसरा सीएमएस कनेक्टर्स है, तीसरा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसको एपीआई भी बोला जाता है। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजीज़ हैं और तरीके हैं जिनसे आप वेबसाइट को ट्रांसलेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ए वेबसाइट ट्रांसलेशन प्रॉक्सी। प्रॉक्सी बेस्ड अप्रोच की हम अभी बात कर रहे थे, तीन टाइप के जो होते हैं उसके अंदर। इसमें जो प्रॉक्सी बेस्ड जो अप्रोच होता है, इसमें जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है कंटेंट और उसके स्ट्रक्चर कोड को लेवरेज करने के लिए आपकी जो एक्चुअल फ्लैगशिप वेबसाइट है उसके साथ। ये ट्रांसलेशन को थोड़ा इजी कर देता है और मल्टीलिंगुअल वर्जन को आप जो है आप इसके अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, उसी के अंदर ही आप सेलेक्ट करके। तो इस तरह का अप्रोच जो होता है वो आप ये समझिए कि ज़्यादा जो है कस्टमर साइड एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं होती है और किसी भी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए आसान होती है, क्योंकि एक ही वेबसाइट में आप उसमें ही बहुत सारे लिंक्स दे देते हैं लैंग्वेजेज के और उसके साथ आपका सारा काम हो जाता है। तो प्रॉक्सी बेस्ड ट्रांसलेशन जो होते हैं वो ट्रांसलेशन प्रोसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई भी करता है और जो कॉम्प्लेक्सिटी और एफ़र्ट होता है वो उसको भी काफ़ी रिड्यूस कर देता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सीएमएस। बहुत सारी कंपनीज प्रेफर करती हैं कि ट्रांसलेटेड कंटेंट को इंटरनली जो है कंट्रोल करें किस तरह से। तो इसके लिए पॉसिबल यही है कि वेबसाइट को एक सीएमएस कनेक्टर के साथ आप जो है ट्रांसलेट करें। ये कनेक्टर जो होता है वो कंटेंट को अलाउ करता है कि ट्रांसलेशन वेंडर के पास किस तरह से भेजा जाए और इसके बाद जो है इस किस तरह से सीएमएस को वापस लाया जाए पब्लिकेशन के लिए। ये एक वर्केबल सॉल्यूशन लगता तो ज़रूर है, लेकिन करेक्ट कनेक्टर्स जो होते हैं वो जिस तरह से एडवर्टाइज़ किए जाते हैं उस तरह से जनरली काम करते नहीं हैं और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आते हैं। कनेक्टर्स काफ़ी फ्रेजाइल भी होते हैं और कहीं भी बीच में हैंग कर जाएंगे और सिक्योरिटी अपग्रेड्स वगैरह टाइमली अगर नहीं हुआ और बीच बीच में आपको बार बार सिक्योरिटी अपग्रेड करने करने भी पड़ते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन वर्कफ्लो में काफ़ी जो है डिले आता है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं एपीआई की। तो ट्रांसलेशन एपीआई जो होता है वो ट्रांसलेशन प्रोवाइडर के द्वारा जनरली जो है प्रोवाइड किया जाता है और इसका स्कोप सीएमएस कनेक्टर से ज़्यादा ब्रॉड है। इसके अलावा इसके अंदर कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एचटीएमएल टैग्स, एक्सएमएल टैग्स, जेएसओन, इन सारे टेस्ट के साथ जो है आप कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहती है। और इसके अलावा प्रॉक्सी एपीआई हाइब्रिड सॉल्यूशन भी बहुत सारे आ रहे हैं मार्केट में, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी एपीआई की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको जो है टर्नकी सॉल्यूशन के साथ जो है मिला करके और उसको एक बहुत ही अच्छा ओमनी चैनल ट्रांसलेशन अप्रोच की तरह काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं इसको। अभी हम बात करेंगे व्हाट मेक्स वेबसाइट ट्रांसलेशन डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन। वेबसाइट ट्रांसलेशन जो है वो ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन से इसके अंदर बीच में दोनों के बीच में अंतर क्या है और दोनों में फ़र्क क्या है। वेबसाइट ट्रांसलेशन जो होती है उसके अंदर टेक्निकल नुएंसेस का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, जैसे कि डायनेमिक कंटेंट कोडेड एचटीएमएल में, जावा स्क्रिप्ट, जेसॉन में। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम और प्लेटफॉर्म होता है और इसके अलावा लाइटनिंग फास्ट पेस, ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ही फास्ट पेस होता है और यूज़र डिमांड्स जो है फ्रेश शेयरेबल कंटेंट और इंटरेक्टिविटी का, ये सब चीज़ें होती हैं।
तो ये सब चीज़ें ज़्यादा जो है वेबसाइट ट्रांसलेशन में होती हैं। और ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन जो होते हैं वो कंटेंट के साथ जो कोड जो होता है उसके साथ डिस्टिंग्विश करना थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। और बहुत सारे मल्टीपल वर्क फ्लोज प्लेटफॉर्म को जो है एक साथ कोऑर्डिनेट करना इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आता है। और इसके अलावा जो जो नॉलेज और इसके अलावा जो बैकग्राउंड का जो लुक फील आपके वेबसाइट का है उसमें भी काफ़ी जो है आपको चेंजेज और उसमें बहुत दिक्कत आती है करने में। इसके अलावा जो है डिजिटल फर्स्ट सॉल्यूशन जो है जो होते हैं वो बहुत ही ईज़िली कोर्स को हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, तो इससे ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। अभी हम बात करें व्हाट डू आई नीड टू कंसीडर फॉर ट्रांसलेटिंग माय वेबसाइट। मैं जो है किस चीज़ को ज़्यादा कंसीडर करूँ अगर मेरी वेबसाइट को ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी जो है अगर हम इससे अलग सोचें तो कुछ चैलेंजेज हैं वेबसाइट ट्रांसलेशन में। सबसे पहले तो जो है लिंक्स जितने भी हैं उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए जो है फॉलो करना चाहिए। वेबसाइट ट्रांसलेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और ट्रेडिशनल एजेंसी जो है इसको हैंडल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। वेबसाइट जो है ओवर टाइम चेंज भी होता रहता है। ट्रांसलेशन चलाए सॉल्यूशन को आपको उसके साथ एडाप्टेबिलिटी बनाने के लिए बार बार आपको उसमें अपडेट्स और अपग्रेड्स करने की ज़रूरत पड़ती हैं। आपको अगर रेलेवेंट बने रहना है तो आपका ट्रांसलेशन सॉल्यूशन बहुत तेज़ी से जो है बार बार जो है कन्वर्जन में के लिए रेडी होना चाहिए। और जो ट्रांसलेशन प्रोवाइडर है उसको भी बार बार अपने आप को जो है चेंज और अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सटर्नल कंटेंट और थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस होते हैं उससे बहुत सारे जो है वेबसाइट ट्रांसलेशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पेनफुल कॉस्टली और रिस्की बना देता है इसको। तो इसलिए आपका फर्स्ट सॉल्यूशन जो होता है वो सही तरीके से आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। और जितने भी लैंग्वेजेज हैं उनके अंदर ब्रांड कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जो भी टॉप ट्रांसलेशन वेंडर हैं वो किसी भी चीज़ को बहुत ही सिंपल पेनलेस और कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना देते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अभी हम ट्रांसलेशन एडवांसमेंट और ट्रांसलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो मशीन ट्रांसलेशन जैसा कि आप पता है कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करता है और बहुत ही कम टाइम के अंदर किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट कर देता है। जिस चीज़ को जिस वर्ड को अगर आप प्रोफेशनल ट्रांसलेटर की बात करें तो वो 2000 से 3000 वर्ड जो है एक दिन में ओनली ट्रांसलेट कर पाते हैं। लेकिन लेकिन मशीन ट्रांसलेशन आप देखेंगे कि जो है एक दिन में इसका कई गुना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा दे सकता है। इसके अलावा हाइब्रिड मशीन ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो एक कस्टम मेड हाइब्रिड मशीन ट्रांसलेशन इंजन होता है जो कि जिसका इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन को किया जाता है। इसमें भी ट्रांसलेशन बैंक जो है ये पर्सनलाइज किए होते हैं, क्लाइंट बेस्ड होते हैं कि किस तरह से किस क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। पोस्ट एडिटर्स जो होते हैं वो पोस्ट एडिटर्स आपको पता है कि जो मशीन से ट्रांसलेशन करते हैं आप कैसा भी ट्रांसलेट करेंगे बट वो एग्जैक्टली जो है करेक्ट नहीं हो पाता है। तो उसके बाद उसमें आपको जो है पोस्ट एडिटिंग जो ज़रूरी होती है करनी, तो वो इसके अंदर जो है ट्रांसलेशन में बहुत ज़रूरी है। तो पोस्ट एडिटर का रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगा आपको। इसके अलावा रियल टाइम अपडेट्स जितने भी ट्रांसलेशन हैं उसके अंदर अपडेट्स रियल टाइम में करते रहना चाहिए हमेशा। रिपीटेड सेंटेंसेस फ्रेजेज और टर्मिनोलॉजी जितनी भी होती हैं उनके ऊपर भी आपको जो है उनसे फ़ायदा भी बहुत सारा होता है क्योंकि वो चीज़ें आपकी जो कंटेंट है उसके अंदर एक बार रजिस्टर हो जाता है तो फिर आपको दोबारा से जब आप उस वर्ड को या उस सेंटेंस को लाएंगे तो वो बहुत ही इजीली ट्रांसलेट होता है। तो इसलिए उनका एक डेटा बैंक बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं टाइम टाइम पे ट्रांसलेशन में और सॉफ्टवेयर में जितने भी जो है कंटेंट मैनेज सीएमएस जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर बहुत सारे जो है आपको प्लगइन्स भी देने की ज़रूरत होती है और हमेशा आपको अपने आप को अपग्रेड और अपडेट करके रखना पड़ता है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो फिर एडमिन एक्सेस के लिए जो है वेबसाइट के अंदर और बहुत सारे क्लाइंट्स अप्रूवल वगैरह का सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी वेबसाइट जो रहेगी वो सिक्योर रहेगी। इसके अलावा फॉल्स प्रॉफिट्स जितने भी होते हैं उनसे भी आपको बचने की ज़रूरत होती है।
तो ये सब चीज़ें बहुत सारे जो है ट्रांसलेशन एडवांसमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और इसके ऊपर काफ़ी आपको वर्क करने की रिक्वायरमेंट भी होती है। अब हम बात करें कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की। तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जिसको CLV शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, ये कंप्यूटर साइंस का एक एप्लीकेशन किया है, उससे एनालिसिस, सिंथेसिस और कॉम्प्रहेंशन करते हैं स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जो है इंस्टेंट मशीन ट्रांसलेशन में इस चीज़ की इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्पीच रिकॉग्निशन में सिस्टम, टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम्स में सिंथेसाइजर्स और बहुत सारे इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सेज IVR सिस्टम्स में कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सर्च इंजन्स में, टेक्स्ट एडिटर्स, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स में, इसमें सब में आप देखते हैं कि आपका आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। और इसके लिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग और न्यूरो साइंसेस के बारे में एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंप्यूटेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है किसी भी लैंग्वेज का, उसके बारे में बहुत अच्छा जो है इंसाइट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर्स लिंग्विस्टिकली कॉम्पिटेंट होते हैं और ये जो है बहुत सारे ह्यूमन इंटरेक्शन को काफ़ी आसान बना देते हैं मशीन और सॉफ्टवेयर के साथ, और इसके साथ साथ जो है टेक्सचुअल और बाकी रिसोर्सेज को भी इंटरनेट पे मल्टीपल लैंग्वेजेज में इजीली अवेलेबल कराने में काफ़ी हेल्पफुल है। बिजनेस गोल्स कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जो होते हैं, उसके अंदर आपको सबसे पहले तो है ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज के अंदर, टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में मदद करता है। टेक्स्ट जो है स्पेसिफिक टॉपिक का जो होता है रिट्रीव, उसको रिट्रीव करने के लिए। टेक्स्ट या स्पोकन लैंग्वेज के कंटेक्स्ट को, उसका सेंटीमेंट और बाकी इफ़ेक्टिव क्वालिटीज़ का एनालाइज करने के लिए, क्वेश्चंस आंसर करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को उसको समराइज करने के लिए, समरी क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा डायलॉग एजेंट्स जितने भी होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए, और चैट बॉट्स क्रिएट करने के लिए। तो ये इन सब चीज़ों के लिए आपका जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का। अभी हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ मशीन ट्रांसलेशन एंड कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन ऑन ट्रांसलेशन। तो मशीन ट्रांसलेशन और कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो अगर हम इसके ऊपर बात करें तो सबसे पहले लार्जर क्वांटिटीज ऑफ ट्रांसलेशन। तो क्वांटिटी ऑफ ट्रांसलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो गया है और कम टाइम में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आप हैंडल कर पा रहे हैं। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन की बात करें तो इसमें जो है पोस्ट एडिटिंग क्योंकि किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा, इसलिए एक हाई क्वालिटी का जो है आपको हाई क्वालिटी मेंटेन होता है, तो क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती है। इसके अलावा फास्टर डिलीवरी है। आप नॉर्मल जो कोई भी चीज़ हाथ से या मैनुअल ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, और मशीन ट्रांसलेशन कम टाइम पे आपको टाइमली हर चीज़ डिलीवरी करा देता है। इसके अलावा इसमें कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी भी एक तरह से देखें तो आपका काफ़ी अच्छा रहता है। स्टोरेज और अवेलेबिलिटी, आपका डेटा सारा जो है स्टोर रहता है और आप कभी भी जब चाहें आपको उसको क्लाउड बेस्ड सिस्टम के थ्रू या फिर जैसे भी चाहें उसको तुरंत रिट्रीव कर सकते हैं। लो कॉस्ट, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग, न्यूरल एमटी जिसको बोला जाता है, तो ये मशीन लर्निंग जो है इसको इसी को न्यूरल एमटी के हिसाब से भी बोला जाता है। तो ये जो है ट्रांसलेट किस तरह से लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा जो है इसका फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे ग्रामर, सिंटैक्स, फ्रेजियोलॉजी, इनको सबको जो है एल्गोरिदम के थ्रू जो है डिसाइफर कर लेते हैं, तो इससे काफ़ी फास्ट जो है काम हो जाता है। इसके अलावा मिस्टेक्स को स्पॉट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये सारे के सारे जो है जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं पिछले ट्रांसलेशन के, उनको सबको रिकॉर्ड करता है और उसके साथ साथ उसी के थ्रू जो है ये काम करता है। इसके अलावा कॉन्टेक्चुअल एरर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे जो है कॉन्टेक्चुअल एरर्स हो जाते हैं क्योंकि मशीन पूरी तरह से किसी चीज़ को अंडरस्टैंड जो है कॉन्टेक्स्ट को नहीं कर पाता है, तो वो वर्ड्स या फ्रेज को उसको ट्रांसलेट तो ज़रूर कर देता है, तो इसलिए उसमें ये चांसेस ज़रूर होते हैं। तो इसीलिए आपको
ह्यूमन की रिक्वायरमेंट, ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट उसके अंदर होती है, किसी को देखना पड़ता है। और लिटरेचर और फिलोसफी की अगर बात करें तो लिटरेचर और फिलोसफी उतना अच्छा जो है इसके अंदर नहीं हो पाता है, क्योंकि कंटेक्स्ट जो होता है वो बहुत सारे इंस्टेंसेस के साथ, सिचुएशंस के साथ कंपाउंड होता है। और ये खाली जो है वर्क लिटरेचर को ट्रांसलेट करने का एक तरह से एफर्ट करते हैं जो मशीन ट्रांसलेशंस होते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट और डीपर मीनिंग्स हर एक फ्रेज या वर्ड के साथ होते हैं, तो उसमें कभी कभी जो है आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। इसके अलावा लोकलाइजेशन का इम्पैक्ट, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है कि किस तरह से लोकलाइज किया जाए। तो वो एक इशू होता है, उसके अंदर काफ़ी काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे मेटाफर्स होते हैं, कोलोकियल्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, इन सब के साथ थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसलिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है अगर एरर्स को आपको दूर करना है। इसके अलावा सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट कितना है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी होते हैं। तो इसलिए आपको जो भी ट्रांसलेटर है उसको सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको आसानी से उनको वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल होना रहता है, तो इसलिए उनको ट्रांसलेट करने के लिए ठीक रहता है। अभी हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन ट्रांसलेटर्स। तो ट्रांसलेटर्स के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि सबसे पहले आदमी के दिमाग में आएगा कि जॉब सिक्योरिटी ट्रांसलेटर की क्या है मशीन्स के आने के बाद। तो मशीन ट्रांसलेशन से जॉब सिक्योरिटी के ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो लोग समय के साथ ढल रहे हैं, नए स्किल्स को और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए पोस्ट एडिटिंग वर्क बहुत ही अच्छा है। और पोस्ट एडिटिंग रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन आपको अपनी एफिशिएंसी और अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ट्रांसलेशन का जो पोस्ट एडिटिंग एफर्ट्स हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपग्रेडेशन ऑफ ट्रांसलेशन स्किल्स एंड लैंग्वेज की, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। एक्सेस टू स्मॉलर कंपनीज, तो जो मशीन ट्रांसलेशन होता है, तो स्मॉलर कंपनीज हैं उनको भी ट्रांसलेशन सर्विसेज और ये सब चीज़ें जो है प्रोवाइड करने का जो है एक्सेस उनको भी करता है। और अगर उनके पास जो है ज़्यादा बजट नहीं होता था पहले जैसे, उसको नहीं कर पाते थे, तो क्योंकि मशीन ट्रांसलेशन की वजह से ट्रांसलेशन सस्ता हो गया है, तो वो लोग भी उसको जो है आराम से उनका काम जो है कम बजट में हो जाता है। इसके अलावा अफोर्डेबल और फास्टर सर्विस है, जिसके ऊपर हम अभी बात ही कर रहे थे। और इसके अलावा जो है इंटीग्रेशन का बहुत ही ज़्यादा जो है इसके अंदर स्कोप है। टेक्नोलॉजी स्पीक रिकॉग्निशन डिवाइसेज होती हैं, जैसे अभी आप देखेंगे एलेक्सा का आता है, से हेलो टू एलेक्सा, सीरी, और बहुत सारे पॉपुलर प्रोडक्ट हैं। तो ये सब मशीन ट्रांसलेशन की वजह से ही आ पाए हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है फेस टू फेस डायलॉग में भी आपको काफ़ी मदद करती है, और बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज डिफरेंसेस अगर हैं, अलग अलग लैंग्वेज का भी ये जो है आराम से इसके ऊपर जो है कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांसमेंट है इसके अंदर। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये कोई डिनाई नहीं करता है, कर सकता है कि मशीन ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी जो है वो रहेगी, ये काफ़ी दिन तक रहेगी, और ये बहुत क्विक तरह से इवॉल्व हो रही है, जितना भी पहले कभी नहीं हुआ था। अब न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन से जो है आप बात करें से इंटीग्रेशन, स्पीच इंटीग्रेशन, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस, इन सब चीज़ें की अगर बात करें तो मशीन ट्रांसलेशन बहुत तेज़ी से जो है इवॉल्व हो रही है, और आप हर जगह पे इसको जो है इसका इनग्रेंड हो रहा है कि किस तरह से आप कम्युनिकेट करें। लेकिन अभी भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करने की ज़रूरत है, और हमें टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। और आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत टाइम और रिसोर्सेज आपको स्पेंड की करने की ज़रूरत है कि आप ताकि बेस्ट क्वालिटी डिलीवर कर पाएँ, और इंश्योर करें कि अभी भी देयर इज स्टिल ए
प्लेस फॉर ह्यूमन ट्रांसलेटर्स, कि इंश्योर करें कि ह्यूमन ट्रांसलेटर का अभी भी बहुत स्कोप है और आपको अभी बहुत काम करना है। तो इस सब चीज़ों को जो है आपने फोकस करना है, अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इवॉल्व करना है, नॉलेज अपना बढ़ाना है, अपग्रेड करना है अपने आप को। तो आपके लिए स्कोप की कोई कमी नहीं है ट्रांसलेशन में, मशीन ट्रांसलेशन आने के बाद भी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में जल्दी से मिलेंगे, फिर आपसे कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए हेल्दी रहें और खुश रहें। थैंक यू।